आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन एक्यूरेटली बोथ द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल सिमल्टेनियसली। यानी कि एक पार्टिकल जैसे कि एक एटम में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसके क्या इर्द गिर्द कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि पार्टिकल्स हैं, इनकी जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है वो हम एक साथ कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास मोमेंटम की होगी, कि मोमेंटम के बारे में जो हमें पता होगा, वो असल में उससे ये होगा कि जो आपके पास जो पोजीशन है पार्टिकल की वो अनसर्टेन हो जाएगी। इसी तरह अगर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हमारे पास सर्टेन होगी तो जो उसका मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। जबकि इसके बरक्स अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर एक लार्ज पार्टिकल हो, जैसे कि हमारे पास एक बॉल हो जिसका मैस m हो, और हमें ये पता हो कि आपके पास ये किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ मिसाल के ऊपर मोशन कर रहा है, चले उस वेलोसिटी को हम कह लेते हैं कि वो vi है। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद ये मैस किस पोजीशन पर होगा वो भी हम बता सकते हैं, और उसका उस पॉइंट पे मोमेंटम क्या है वो भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये जो बॉल है ये असल में हमारे पास ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंख से। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चूंकि क्वांटम पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये बहुत छोटे साइज के पार्टिकल हैं, तो इन छोटे साइज के पार्टिकल्स के साथ ये मामला नहीं है कि इनकी जो है पोजीशन और मोमेंटम जो है वो आप सिमल्टेनियसली क्या कर लें, डिस्क्राइब कर लें। अब जैसे अगर ये बॉल होता तो इसका जो मोमेंटम होगा वो असल में क्या होगा, जो कि हम कहते हैं मैस इन मोशन को, तो वो मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू जिस जो इसका मैस है और जिस वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहा है वो मूव कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, मिसाल के ऊपर वो vi है, तो ये इसका मोमेंटम होगा इस बॉल का। लेकिन चूंकि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्वांटम पार्टिकल्स हैं, और आपके पास ये जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं ये असल में वेव कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं। इसका मतलब है ये वेव्स भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक ये वेव देख सकते हैं, तो इस वेव के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वेव्स की खास बात ये होती है कि वेव्स स्प्रेड आउट है ना स्पेस में, जबकि जो बॉल है ये लोकलाइज्ड है, यानी कि किसी भी वक्त के लम्हे पर ये एक फिक्स पोजीशन पर होगा ना। मिसाल के ऊपर पहले सेकंड के बाद ये यहाँ पर आता है, फिर दूसरे सेकंड के बाद यहाँ पर आता है, तो ये फिक्स पोजीशन है। लेकिन ये जो वेव्स है ना ये असल में लोकलाइज नहीं होती है, बल्कि क्या है, डीलोकलाइज्ड है। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पोजीशन पर भी हो सकता है, इस पोजीशन पर भी, मतलब इन तमाम पोजीशंस पर पाए जाने के उसके कुछ ना कुछ क्या है वो चांसेस हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं। तो प्रिटी श्योर नहीं हो सकते हम कि आपके पास अगर के मोमेंटम और आप पोजीशन एक साथ मेजर करना चाहें तो वो एक्यूरेटली आप नहीं बता सकते कि पोजीशन और मोमेंटम उसका क्या होगा। जितनी इंफॉर्मेशन मोमेंटम के बारे में ज्यादा होगी, यानी जितना प्रिसाइजली हमें मोमेंटम के बारे में पता होगा, उतना ज्यादा हम अनसर्टेन हो जाएंगे किसके बारे में, पोजीशन के बारे में। तो हमारे पास इस तरह का एक वेव पैटर्न आ जाएगा। जबकि जितना हम पोजीशन के बारे में सर्टेन होंगे उतना जो मोमेंटम है उसका वो क्या हो जाएगा, वो अनसर्टेन हो जाएगा। अब चूंकि ये पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स का अगर क्वांटम पार्टिकल्स हैं हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो असल में हम कहते हैं यहाँ पर, वो हम बताते हैं दो मुसलसल जो क्रस्ट होते हैं उनके बीच का जो फासला है उसको असल में हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो यहाँ पर ही जो है ये वेवलेंथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल लैम्डा के साथ। तो ये जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इनका जो मोमेंटम है हमारे पास p वो बताया जाता है, वो बराबर होता है आपके पास h ओवर लैम्डा। h क्या है, ये एक प्लैंक कांस्टेंट है, जबकि लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है। तो ये आपको रिलेशन ये बता रहा है कि लॉन्गर वेवलेंथ के जो पार्टिकल्स होंगे वो जो मोमेंटम कैरी कर रहे होंगे वो स्मॉलर होगा, और जो स्मॉलर वेवलेंथ के पार्टिकल्स होंगे वो जो मोमेंटम कैरी होंगे वो लार्ज होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसकी ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये अनसर्टेनिटी पोजीशन में या मोमेंटम में, ये वो अनसर्टेनिटी नहीं जो कि ऑपरेटर्स में फॉल्ट की वजह से हो, या एक ऑब्जर्वर मिसाल के तौर पे जो मेजरमेंट कर रहा है पोजीशन और मोमेंटम की, ये उसकी वजह से नहीं। ये असल में क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये असल में क्वांटम पार्टिकल्स और उनके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो ये उस वजह से है, ना कि कोई पर्सनल हमारी गलती की वजह से या ऑपरेटर्स में फॉल्ट की वजह से। तो वो कम अज कम अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है पोजीशन और मोमेंटम में, आप वो जरा उसकी बात करते हैं। उसके लिए हम
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल एक्स के साथ, और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल पी के साथ। तो ये आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो प्रोडक्ट है पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो असल में आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एच कट बाय टू, जबकि एच कट अभी असल में आपके पास प्लैंक कांस्टेंट से ही ड्राइव हुआ है। हाल ही जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि जो एच कट है आपके पास वो असल में बराबर होता है वो एच ओवर टू पाई, यानी कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को आप 2 पाई से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एच कट आ जाएगा। जबकि जो प्लैंक कांस्टेंट अब जाते खुद उसकी वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -34 जूल सेकेंड। तो डेल एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये अनसर्टेनिटी है किस में, पोजीशन में, जबकि जो डेल पी है ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है किस में, मोमेंटम में। अब जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है ये हमें डिस्क्राइब करती है हाउ मच अ पार्टिकल्स एग्जैक्ट लोकेशन इज स्प्रेड आउट और अननोन, यानी कि एक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन उसकी जो पोजीशन है वो कितनी स्प्रेड आउट है, और जो स्प्रेड आउट है उसकी पोजीशन स्पेस में वो असल में हम क्या कर सकते हैं इस वेव पैटर्न से बता सकते हैं। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को पाए जाने के हर जगह पर चांसेस हैं। तो इस वजह से हम कंप्लीटली क्या है अभी सर्टेन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। तो जो अनसर्टेनिटी है इसके अंदर क्वांटम नेचर होने की वजह से, यानी कि क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स वेव्स हैं, किसी एग्जैक्ट लोकेशन पर ना होने की वजह से इसको असल में हम क्या कह रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसी तरह तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिस्क्राइब करता है हमें हाउ अनश्योर वी आर अबाउट अ पार्टिकल मोमेंटम, यानी कि जो क्वांटम पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके मोमेंटम के बारे में हम कितना अनश्योर हैं कि वो क्या है, इसी को असल में हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम और पोजीशन, इसका जो प्रोडक्ट है वो कम से कम हमारे पास बराबर है एच कट बाय टू के। अब एच कट बाय टू चूंकि आपके पास जो एच कट है वो एच ओवर टू पाई के बराबर है, तो इसी इक्वेशन को हम एक और फॉर्म दे सकते हैं और वो ये है कि आपके पास डेल एक्स डेल पी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एच कट की जगह हम पुट कर देंगे एच ओवर टू पाई। तो एच कट की जगह हमने एच ओवर टू पाई पुट कर दिया और साथ हमारे पास एक डिवीजन में टू पहले ही था, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा, 4 बना देगा। तो इसको मैं रिमूव करके लिख सकता हूं अब 4 पाई। अभी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है यही असल में आपको बताता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकता, या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स क्यों नहीं कर लेता क्या। हालांकि जो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अपनी जानिब अट्रैक्ट करें, लेकिन उसके बावजूद ये इलेक्ट्रॉन्स फॉल नहीं करें न्यूक्लियस में, बल्कि क्या करें, इन ऑर्बिट्स में क्या करें, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस बात का जवाब हम इसको निगेट करके देंगे। निगेट करके ये देंगे कि हम मान लेते हैं कि चलें जी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में फॉल करके, मिसाल के तौर पे अब फॉल कर गया, तो असल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कन्फाइन हो गया है या महदूद हो गया है बहुत छोटे से रीजन में। जब एक बहुत छोटे से रीजन में पाया जाएगा जो कि न्यूक्लियस का साइज होता है असल में एक फेम्टोमीटर, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस चूंकि एक फेम्टोमीटर के बराबर होता है जो कि असल में 10 टू द रेज पावर -15 मीटर होता है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 10 टू द रेज पावर -15 मीटर हमारे पास हम मान रहे हैं कि एक एटम का साइज, सॉरी न्यूक्लियस का साइज है। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत स्मॉलर रीजन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर मैं दो रीजन ड्रॉ कर रहा हूँ, दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कि वो ये रीजन है। अभी समझाने के तौर पर, हालांकि बहुत छोटी लेंथ होती है, लेकिन अभी समझाने के तौर पर मान लीजिए कि ये वो रीजन जिसमें कन्फाइन हो गया। अब जितना ये स्मॉलर रीजन में कन्फाइन हुआ है उतना इसकी जो पोजीशन के बारे में ना आप ज्यादा श्योर हो जाएंगे कि वो असल में सिर्फ इसी रीजन में कहीं पाया जा रहा होगा। अब जितनी इसका मतलब है कि उसकी जो अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में वो असल में क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिड्यूस, यानी कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है कि उतना हम ज्यादा श्योर होते जा रहे हैं कि पोजीशन क्या है। जब जितना ज्यादा हम श्योर होते जा रहे हैं कि पोजीशन इलेक्ट्रॉन की क्या है इस न्यूक्लियस में क्योंकि कन्फाइन हो गया है, तो इसका जो मोमेंटम है
उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाएगी, और जब मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी इसका मतलब यह है कि एक्चुअली जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम असल में क्या है, वो इंक्रीज हो गया और वो तमाम और लार्ज रेंज की वैल्यूज को ले सकता है। अब जब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इंक्रीज करेगी तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है इसका जो मोमेंटम है असल में वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो असल में मोमेंटम बढ़ने से जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से होती है वो भी असल में क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मोमेंटम अगर बढ़ेगा इसका मतलब है कि वो पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो तब्दील हो रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो असल में काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा कि जिस एनर्जी ने इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ जोड़ के रखा हुआ है, जब वो एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, वो इस न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। तो बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, वो एस्केप कर जाएगा। इसी वजह से असल में आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता। और ये कौन सी चीज इसको मजबूर कर रही है, ये असल में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही उसको अलाउ नहीं कर रहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, वो न्यूक्लियस में रहे। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आता है तो आपके पास जो क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन है एटम के स्ट्रक्चर की, वैसे तो अभी हम ये कह रहे हैं ये तो जो क्या कहते हैं शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसके इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व कर रहे हैं, ये तो असल में बोहर का कॉन्सेप्ट था ना। अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के तो कोई फिक्स ऑर्बिट्स नहीं है, उनके तो पाए जाने की जो है ना वो चांसेस या प्रोबेबिलिटीज हर जगह हैं। तो इसकी वजह से उसका एक क्लाउड बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ रीजन बना रहा हूँ कि आपके पास ये रीजन, तो इसमें हर एक जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ना हो। लेकिन बोहर क्या कहता था, बोहर कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो तो फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एटम का, वो ये कहता है कि असल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ना, असल में उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। और हर उस एक ऑर्बिटल के साथ असल में हमने एक क्वांटम नंबर जोड़ दिया है जो कि असल में उसकी एनर्जी के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। खैर अभी तक हमने जो अनसर्टेनिटी पढ़ी है ये सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम में पढ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनर्जी और टाइम के लिहाज से भी एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कि हाइजेनबर्ग ने दिया था, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा।